Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver my lecture on lesson plan. My device is composition. जैसा मैं पिछले अध्यायों में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, आज मेरा जो प्रकरण आ रहा है वो रचना शिक्षण है। हिंदी विषय में रचना शिक्षण किस तरह से पढ़ाया जाता है, आज मैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। मेरा प्रकरण लिया है मैंने प्रार्थना पत्र। बच्चा जब लेसन प्लान पढ़ता है तो प्रार्थना पत्र उसे कैसे लिखवाया जाता है, बहुत छोटी क्लास में हम उसे सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एक तरह से बहुत ठीक तरह से उस चीज़ को नहीं सीख पाता है। तो आज मैंने यही रचना शिक्षण का लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है उसी को आधार रख करके और अपना लेक्चर देने का प्रयास किया है। सबसे पहला, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कोई भी लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के लिए हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है कि आखिर ये पाठ हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे हमारा औचित्य क्या है और बच्चा क्या सीख सकेगा, बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैंने इन उद्देश्यों को इस तरह से डिवाइड किया है कि सबसे पहले उद्देश्य और उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कौन कौन से उद्देश्य मुझे लेने हैं और साथ में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बच्चे के अंदर क्या हुआ। तो मेरा पहला उद्देश्य मैंने लिया ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बच्चे के अंदर देखे जाते हैं वो है विद्यार्थी प्रार्थना पत्र के प्रारूप का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। यानी पूर्व में वो अपने जब भी उसने कोई प्रार्थना पत्र लिखा होगा या समझा होगा या देखा होगा, कहीं पे भी उसने देखा होगा, तो उस प्रारूप का प्रत्यास्मरण वो कर सकेगा। उसके बाद मैंने इसी में दूसरा उद्देश्य जो लिखा वो है विद्यार्थी प्रार्थना पत्र के नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। यानी प्रार्थना पत्र लिखने के लिए किन नियमों का ध्यान रखना है, उन नियमों का भी वो प्रत्यास्मरण कर सकेगा। मेरा अगला उद्देश्य मैंने लिया है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक में विद्यार्थी प्रार्थना पत्र के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। महत्व को, यानी महत्व के बारे में कि क्यों क्या महत्व है प्रार्थना पत्र लिखने का, उस महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद विद्यार्थी प्रार्थना पत्र का कारण बता सकेंगे कि आखिर वो प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। इसी में अगला पॉइंट मैंने लिया है विद्यार्थी प्रार्थना पत्र के विषय के प्रारूप में तर्क दे सकेंगे। आप तर्क के द्वारा भी तय कर सकेंगे किस तरह से प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी प्रार्थना पत्र के प्रारूप को समझ सकेंगे। आपका प्रार्थना पत्र का प्रारूप किस तरह से लिखा जाता है उस प्रारूप को विद्यार्थी समझ पाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी नए प्रार्थना पत्रों का शीर्षक बना सकेंगे। विद्यार्थी अपना जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसके नया शीर्षक भी बना सकेंगे। अलग अलग विषयों पर वो अपना प्रार्थना पत्र लिख सकेंगे। नेक्स्ट है कौशल। विद्यार्थियों में प्रार्थना पत्र लिखने का कौशल विकसित हो सकेगा। यानी जो कौशल होता है या तो लिखित अभिव्यक्ति का, मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल बच्चों के अंदर हम विकसित करते हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों में प्रार्थना पत्र लिखने का कौशल विकसित हो सकेगा और विद्यार्थियों में प्रार्थना पत्र से संबंधित नवीन शब्दों का निर्माण करने का कौशल भी विकसित हो सकेगा। इस तरह से जब हम कौशलों का निर्धारण कर लेते हैं तो कौशलों का निर्धारण करने के बाद हमारा अगला जो विषय आता है वो है शिक्षण विधि प्रविधि। यानी हम किन शिक्षण विधियों के द्वारा इस पाठ को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। बात आती है कि अब हमें शिक्षण विधि कौन सी यूज़ की है। तो शिक्षण विधि में जिस तरह की भी हम जो भी शिक्षण विधि हम यूज़ करते हैं उसी शिक्षण विधि को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो शिक्षण विधि के सामने हमने आज हम रचना शिक्षण पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करेंगे। बात आती है अब अगला कि सहायक सामग्री, यानी कोई भी पाठ पढ़ाने के लिए हमें सहायक सामग्री का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो वो सहायक सामग्री कौन सी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हम कभी भी जो भी क्लास में जो चीज़ भी हम यूज़ करते हैं, जैसे चौक हुआ, आपका डस्टर हुआ, आपका लपेट फलक हुआ, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग ना लिख करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कक्षोपयोगी सामग्री, यानी कक्षा में उपयोग आने वाली सामग्री। ये नंबर 1 पॉइंट करके लिखेंगे और उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम जो भी मॉडल या चार्ट यूज़ कर रहे हैं उसको इंडिकेट करेंगे कि प्रार्थना पत्र से संबंधित मॉडल है तो मॉडल लिखेंगे। अगर चार्ट आप बना रहे हैं तो आप चार्ट उसमें इंडिकेट करेंगे। इससे सामने वाले एक्सटर्नल को या आपका जो टीचर है उसको पता चल जाता है कि बच्चा कौन सा चीज़ टीचिंग एड में यूज़ कर रहा है, मॉडल यूज़ कर रहा है या चार्ट यूज़ कर रहा है। अब बात आती है
पूर्व ज्ञान की यानी प्रीवियस नॉलेज बच्चे को क्या है, तो प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए हम उनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी लिखते हैं कि बच्चों को प्रार्थना पत्र से संबंधित सामान्य जानकारी है। जब ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए तो बात आती है अब प्रस्तावना प्रश्न, यानी हम अपने प्रस्तुतिकरण की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले हम जाते ही तो क्लास में अपने लेसन को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम कोई ना कोई ऐसी भूमिका बनाते हैं जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट हमारे पाठ की ओर आ सके, बच्चे का रुझान हमारे पाठ की ओर आ सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो ये प्रस्तावना प्रश्न संख्या में अधिकतम 8 या आपके मिनिमम 5 प्रश्न होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो 5 प्रश्न को हमने यहाँ बनाया है। इसमें हमने 3 कॉलम प्रस्तावना प्रश्न में रखे हैं। पहले कॉलम में हमने क्रम संख्या लिखी है और दूसरे कॉलम में हमने छात्र अध्यापिका क्रिया लिखी है, तीसरे कॉलम में हमने छात्र क्रिया लिखी है। यानी इन तीनों कॉलम में जो छात्र अध्यापिका क्रिया होती है वो हमें दर्शाना है, यानी छात्र अध्यापिका वहाँ क्या पढ़ा रही है और बच्चे उसका उत्तर क्या दे रहे हैं, वही चीज़ हमें इसमें लिखनी होती है। तो पहला प्रश्न, जिस तरह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रार्थना पत्र, तो प्रार्थना पत्र में हमने पहला जो प्रश्न बनाया है वो है कि हम संदेश किसके माध्यम से पहुंचाते हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चा तुरंत आंसर देगा, क्योंकि उसको ये तो पता है अपने पिता से, माता से, उसने सुना भी है और देखा भी है कि पत्र के माध्यम से संदेश हम प्राप्त करते हैं या पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जो प्रश्न का उत्तर जो यहाँ आता है उसी से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। प्रस्तावना प्रश्न में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी जब भी आप प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं तो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही आपका अगला क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ हमारा पत्र आया, अब पत्र से ही हमारा दूसरा प्रश्न बन रहा है कि पत्र के द्वारा विद्यालय में हम किसके आगे अपनी समस्या रखते हैं। तो देखिए, हम समस्या किसके आगे रखेंगे, हम विद्यालय में तो हम प्रधानाचार्य के या हेडमास्टर के सामने ही रखते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्रधानाचार्य जी के सामने। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न प्रधानाचार्य जी से ही बनेगा कि प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रधानाचार्य जी को जो पत्र लिखा जाता है उसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। अब प्रार्थना पत्र से हमारा चौथा प्रश्न बनेगा, प्रार्थना पत्र कौन कौन से होते हैं। अब बच्चे बहुत सारे बोलेंगे क्योंकि उन्होंने सुना तो है और कुछ कुछ टूटा फूटा उन्होंने लिखा भी है, तो उससे वो बोलेंगे शादी का प्रार्थना पत्र भी होता है, फीस माफ़ी का प्रार्थना पत्र भी होता है, बीमारी का प्रार्थना पत्र भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रार्थना पत्र वो बच्चे बताएंगे। जब जैसे ही आपको अपने टॉपिक का, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मेरा टॉपिक आ चुका है, तो वहाँ से आप यहाँ फीस माफ़ का जो टॉपिक है वो उठा करके आपका 5वां प्रश्न बनेगा कि फीस माफ़ी हेतु किस प्रकार प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। अब बच्चे को जब तक आपने कोई चीज़ नहीं लिखाई तो बच्चा कैसे बताएगा, तो आपका ये अंतिम प्रश्न अस्पष्ट हो जाता है और आपके प्रकरण पर आ जाता है। ये प्रकरण अंडरलाइन जब ही करेंगे जब हमारा आखिरी प्रश्न हम पूछ लेंगे और पूछने के बाद हमारा उद्देश्य कथन हम बोलते हैं। उद्देश्य कथन के बाद ही कि जो प्रस्तुतिकरण, हम अगला पॉइंट जो लेंगे, प्रस्तुतिकरण, किस तरह से पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाए। रचना शिक्षण में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाए तो आपको 4 कॉलम आपको बनाने होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 कॉलम में प्रथम कॉलम में आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको छात्र अध्यापिका क्रिया लिखना है और तीसरे कॉलम में विद्यार्थी क्रिया लिखना है और चौथे कॉलम में शामपट कार्य करना है। देखिए, प्रथम भाग आपने देखा होगा कि प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर का भाग आता है, फिर उसके बाद में बीच वाला भाग आता है और फिर अंतिम भाग आता है। यानी कोई भी रचना का काम करते हैं तो हम उसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि प्रथम भाग से क्या है, द्वितीय भाग से क्या है और अंतिम भाग से क्या है। तो हम प्रथम भाग से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि छात्रा अध्यापिका शामपट पर प्रार्थना पत्र का विस्तार करेगी, वह छात्रा अध्यापिका प्रश्न करेगी। यानी पहले आप बच्चों से जो भी आपने डायग्राम बना रखा है या अपना जो मॉडल बना रखा है उस मॉडल को रखते हुए आप उससे रिलेटेड बच्चों से प्रश्न करेंगे और उसको दिखाते हुए पूछेंगे कि बाएं ओर
यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र में बाईं ओर क्या लिखा जाता है। अब बाईं ओर क्या लिखा जाता है? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। यानी जो भी, जहाँ से भी आप लिख रहे हैं, जिसको भी आप लिख रहे हैं, उस विद्यालय के प्राचार्य के बारे में बताना है कि किसको लिख रहे हो। वहाँ प्राचार्य का नाम आएगा, उस विद्यालय का नाम आएगा और आपका विषय आएगा। दूसरा प्रश्न है प्रार्थना, यहाँ जैसे ही बच्चे ने, छात्रा अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न किया कि प्रार्थना पत्र में बाईं ओर क्या लिखा जाता है, तो विद्यार्थी खड़े होकर के जवाब देंगे कि प्रार्थना जो प्राप्त करता है उसका पता लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि प्रार्थना पत्र किसे लिखा जा रहा है, तो प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखा जा रहा है। तीसरा प्रश्न है प्रधानाचार्य को किस प्रकार संबोधित करेंगे, महोदय जी के नाम से। उसके बाद पत्र किस विषय पर लिखा जा रहा है, फीस माफ़ी हेतु। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चल जाती है तो बच्चों ने हमें उत्तर दिया, टीचर ने प्रश्न किया, जब प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया हमारी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम कुछ लिखवाएंगे भी तो सही बच्चों को। तो शामपट कार्य वही चीज़ होती है कि जब हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल रहा है, उसके बाद हमें शामपट कार्य पे वही चीज़ जो प्रथम भाग का हिस्सा है, वही हिस्सा हमें यहाँ पर लिख करके बच्चों को नोट डाउन करने के लिए कहना होगा कि आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारिए। उसके बाद हमारा इसी तरह से अगला भाग आ जाता है द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में भी वही छात्र अध्यापिका शामपट पर प्रार्थना पत्र का विस्तार करेगी, वह प्रश्न करेगी। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका द्वितीय भाग से संबंधित प्रश्न करेगी, यानी मिडिल में जो हम लिखते हैं उस मिडिल भाग से रिलेटेड छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न करेगी। द्वितीय भाग में प्रार्थना पत्र के मध्य भाग से रिलेटेड प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें बच्चा उन प्रश्नों का उत्तर देता है और उसी के द्वारा शामपट कार्य किया जाता है। इसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं कि प्रार्थना पत्र के मध्य भाग में क्या लिखा जाता है, तो समस्या से विद्यार्थी आंसर देते हैं, समस्या से अवगत कराया जाता है। दूसरा प्रश्न, फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र क्यों लिखा जा रहा है, फीस देने में असमर्थ होने के कारण, यानी कोई भी रीज़न हो सकता है, जो भी प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों लिखा जा रहा है, उसके बारे में ये प्रश्न किया जाता है। तीसरा प्रश्न, फीस माफ़ करने के लिए किसके सहयोग की आवश्यकता होती है, तो बच्चों ने आंसर दिया प्रधानाचार्य जी के। चौथा प्रश्न मैंने लिया, प्रधानाचार्य जी से क्या निवेदन किया जा रहा है, फीस माफ़ी हेतु निवेदन किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रथम भाग हो गया और द्वितीय भाग हो गया। द्वितीय भाग होने के बाद हमारे जो प्रश्नों का उत्तर आया उन उत्तरों के माध्यम से हमें हमारा शामपट कार्य करना है और उस शामपट कार्य में हमें वही चीज़ लिखनी है जो मध्य भाग में लिखी जाती है कि महोदया जी सविनय नम्र निवेदन है कि हम 3 बहन भाई हैं और मेरे पिताजी कृषक हैं, मजदूर हैं, एक्सेट्रा जो भी हैं, इस कारण वो हमारी फ़ीस देने में असमर्थ है, कृपया आप हमारी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। इस तरह से हम लिखेंगे तो ये चीज़ जब हम शामपट पर लिख देंगे और उसके बाद हम बच्चों को इंडिकेशन देंगे कि वो अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे उतारें। जब ये इस काम को उतार लें उसके बाद हमारा अंतिम भाग आ जाएगा। अंतिम भाग से रिलेटेड हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि प्रार्थना पत्र के अंत में क्या संबोधन आएगा। जब हमारा प्रार्थना पत्र पूरा हो जाता है तो हम संबोधन भी देते हैं कि हम हैं कौन, क्या हैं और हम कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं और कौन से दिनांक को ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा है प्रार्थना पत्र के अंत में क्या संबोधन आएगा, तो बच्चों ने आंसर दिया आपकी आज्ञाकारी शिष्या। उसके बाद दूसरा प्रश्न मैंने लिया ना, प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप किस प्रकार का होना चाहिए। जब भी हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र का जो अंतिम रूप होता है वो आत्मीयता से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ आत्मीयता से पूर्ण होकर के नहीं लिखेंगे तब तक उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि जब भी कोई प्रार्थना पत्र लिखा जाए तो वो अंतिम भाग जो लिखा जाता है वो आत्मीयता का प्रभाव छोड़ता हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जब हम दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अंतिम रूप में ये लिखना होता है कि आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे, आपकी कक्षा लिखेंगे, आपका दिनांक यहाँ पर इंडिकेशन देंगे कि कौन सी दिनांक को ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है। इस तरह से हमारा प्रथम भाग में हमने पहला हिस्सा लिखा, मध्य भाग में हमने बीच वाला हिस्सा लिया और अंतिम भाग में हमने आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपकी आज्ञाकारी शिष्य जो भी लिखा है
है वो चीज़ हम यहाँ लिख करके अपने प्रार्थना पत्र को समाप्त करते हैं। जब हमारा ये प्रार्थना पत्र समाप्त हो जाता है उसके बाद हमारे मूल्यांकन प्रश्नों की बारी आती है कि अब मूल्यांकन प्रश्न क्या हैं, किस तरह से किए जाएं। तो ये ध्यान होना चाहिए कि जो चीज़ हमने पढ़ाई है उसी के बीच में से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। इन मूल्यांकन क्वेश्चंस के अंदर हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी ले सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर सकते हैं। इस तरह से हम मिनिमम 7 या 8 क्वेश्चंस हम इसके अंदर बनाएंगे जो हमें लपेट फलक पर लिख करके लाना होगा और उन्हें क्लास के अंदर हमें बच्चों से सॉल्व आउट करवाना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि जिस तरह से हमने मूल्यांकन क्वेश्चन जब बच्चों से सॉल्व करवा लिए, बच्चों से एक एक बच्चे को बुला करके उन्हें भरवाना होता है, जो प्रश्न हमने लपेट फलक पर लिख लिए हैं उन्हीं के उत्तर हमें बच्चों से प्राप्त करने होते हैं। जब बच्चे अगर उन उत्तरों को अच्छे से दे देते हैं तो ये ध्यान रखिए हमें समझ में आता है कि हमारा पढ़ाया हुआ पाठ बच्चों का कितना समझ में आया या नहीं आया। यदि बच्चे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हमें अपने आप ही स्वयं को मालूम हो जाता है, स्वयं का आंकलन कर लिया जाता है कि मेरा पढ़ाया हुआ पाठ बच्चों के नहीं समझ में आया और मुझे पुनः उसे पढ़ाना होगा। तो ये मूल्यांकन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पाठ हम पढ़ा चुके होते हैं उसको जानने के लिए कि बच्चों ने कितना सुना और कितना उनको याद हुआ, उसी को ज्ञात करने के लिए हम मूल्यांकन क्वेश्चन करते हैं। जब मूल्यांकन क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम गृह कार्य के लिए बच्चों को एक प्रश्न देते हैं जो कि निबंधात्मक होता है और वो निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को घर से करके लाना होता है। इस प्रकार मेरा मानना है कि यदि रचना शिक्षण इसी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए और स्टेप बाय स्टेप बच्चों को समझाया जाए तो मेरा मानना है कि बच्चे निसंदेह बहुत अच्छे से अपना कार्य कर सकेंगे और अन्य प्रार्थना पत्र का भी विस्तार वो कर पाएंगे। थैंक यू फॉर फर्दर डिटेल प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com।